Okay, guys, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So let's start with the revision first. Last class में we studied that there are two types of changes in budget line. One change is due to change in price, and the other change is due to change in income. Budget line will always cause a tilt if there is a change in price. Budget line will always cause a shift if there is a change in income. अगर प्राइस में चेंज आएगा तो बजट लाइन टिल्ट मारेगी, अगर इनकम में चेंज आएगा तो बजट लाइन शिफ्ट मारेगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी बात, अगर आप लोगों को याद है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइस की वजह से फिर मैंने आपको बताया था प्राइस की वजह से बजट लाइन टिल्ट मारती है, और इनकम की वजह से बजट लाइन शिफ्ट मारती है। तो ये जो टिल्ट होता है इसको कहते हैं पिवटल टिल्ट या पिवटल शिफ्ट। आपके सामने है, जिस गुड की प्राइस में चेंज आएगा उसी गुड की बजट लाइन टिल्ट मारेगी। जैसे अगर एक्स की प्राइस में चेंज आए तो एक्स की बजट लाइन टिल्ट मारेगी। अगर वाई की प्राइस में चेंज आएगा तो वाई की बजट लाइन टिल्ट मारेगी। देखें आपके सामने है, जब एक्स की बात हुई तो एक्स की बजट लाइन ने टिल्ट मारा, जब वाई की बात हुई तो वाई की बजट लाइन ने टिल्ट मारा। फिर मैंने आपको बताया था प्राइस में दो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड और गिफिन गुड, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है और एक्सपेंसिव है। और नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, इसलिए नेगेटिव रिलेशन, और इसी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है। गिफिन गुड इज अ पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड। गिफिन गुड वो लोग यूज करते हैं जो पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, और गिफिन गुड गरीब लोग बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इंफीरियर गुड की सबसे लो कैटेगरी। और एक गरीब आदमी के पास हमेशा फिक्स बजट होता है स्पेंड करने के लिए, तो ही विल ऑलवेज चूज बिटवीन बेटर क्वालिटी एंड बेटर अफोर्डेबिलिटी। और गिफिन गुड एक ऐसा गुड है जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल गुड की, तो नॉर्मल गुड के केस के अंदर हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनेगा, और गिफिन गुड के केस के अंदर हमेशा डिमांड कर्व अपवर्ड बनेगा। सर, नॉर्मल गुड में हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों बनेगा? क्योंकि नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है और गिफिन गुड लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। तो नॉर्मल गुड में हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनेगा, और गिफिन गुड में हमेशा डिमांड कर्व जो है वो आपका अपवर्ड बनेगा। ठीक है। अब मैं पहला केस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। ओके, फर्स्ट केस, I would like everyone should open their chat box and everyone should reply if all things of previous classes are clear to everyone. So I can start with today's lecture. First case, first case is increase. First case is increase in price in case of normal good. आपका जो पहला केस है वो है increase in price in case of normal good। पहला केस जो मैंने आपके सामने लिखा है वो पहला केस है इंक्रीज इन प्राइस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। ये पहला केस है आपका। अब आप सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि प्राइस का इफेक्ट बजट लाइन के ऊपर क्या होगा, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि गुड के ऊपर क्या होगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि प्राइस का जो इफेक्ट है वो बजट लाइन के ऊपर क्या होगा, और नॉर्मल गुड के ऊपर क्या होगा, जो गुड लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या होगा। तो आपने देखा है कि प्राइस जो है ना वो प्राइस जो है वो बढ़ रही है, ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा है कि प्राइस जो है वो बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ रही है, तो अगर सबसे पहले बजट लाइन की बात करें तो जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और मेरा एक्स के लिए बजट कम हो जाएगा क्योंकि एक्स महंगा हो गया, ऐसा ही है। सर, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, मेरा एक्स के लिए बजट कम हो जाएगा क्योंकि एक्स महंगा हो गया। तो मेरी बजट लाइन जो है वो क्या करेगी? बजट लाइन टिल्ट मारेगी। किधर टिल्ट मारेगी? बजट लाइन टिल्ट मारेगी लेफ्टवर्ड्स। किधर टिल्ट मारेगी? बजट लाइन लेफ्टवर्ड टिल्ट मारेगी। ये पहला इफेक्ट हो गया। सबसे पहले हमें इफेक्ट चेक करना है प्राइस के ऊपर क्या होगा, बजट के ऊपर क्या होगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी एक्स की क्वांटिटी डिमांड कम हुई, एक्स के लिए बजट कम हुआ, तो बजट लाइन ने लेफ्टवर्ड टिल्ट मारा। फिर हमें चेक करना है कि गुड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो मुझे जरा याद दिलाएं, नॉर्मल गुड वो गुड है जो किसको फॉलो करता है? नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है ना।
नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। तो आप देख सकते हैं कि केस के मुताबिक नॉर्मल गुड की प्राइस बढ़ रही है, तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्योंकि नॉर्मल गुड एक ऐसा गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। तो सर दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन होगा। सर दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन होगा। सर दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, तो अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा नॉर्मल गुड का, अगर मैं नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व बनाऊंगा तो वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अगर मैं नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व बनाऊंगा तो वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या ये बात आपको समझ आई? प्राइस की वजह से बजट लाइन टिल्ट मारती है, तो बजट लाइन मारेगी किधर? टिल्ट, लेफ्टवर्ड टिल्ट मारेगी। पहला इफेक्ट हमें बजट लाइन के ऊपर सोचना है, फिर हमें सोचना है कि गुड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आपने देखा नॉर्मल गुड है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना दूंगा। ठीक है, ओके। अब मुझे डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाना ट्रस्ट में बहुत इजी है, आप सिर्फ गौर से देखिए, मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा उससे आप सीख जाएंगे। अच्छा, अब देखें A2 में हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमें ज्वाइन ज्वाइन करके डायग्राम बनानी है। ठीक है, देखें सबसे पहले मैंने दो एक्सिस बना दी, और मैं सबसे पहले लेबलिंग करूंगा। ऊपर लेबलिंग आ जाएगी गुड वाई क्वांटिटी, और नीचे लेबलिंग आ जाएगी गुड एक्स क्वांटिटी। ठीक है सर, ये जो मैंने लेबलिंग करी है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है फर्स्ट वाला, ये है बजट लाइन वाला। ठीक है, अच्छा नीचे वाला जो ग्राफ है वो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड वाला ग्राफ है। तो ऊपर आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा ही है सर। सबसे पहले मैंने लेबलिंग कर दी, ऊपर मैंने कर दिया गुड वाई क्वांटिटी, नीचे गुड एक्स क्वांटिटी। फिर दूसरे वाले ग्राफ में मैंने लेबलिंग कर दी प्राइस ऑफ एक्स, नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ एक्स। लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम? ओके, सबसे पहले मैंने लेबलिंग कर दी, ये मैंने एक नॉर्मल बजट लाइन बना दी। और बजट लाइन स्ट्रेट क्यों होती है? क्योंकि बजट, आपका बजट जो है ना वो फिक्स होता है। ये मैंने बजट लाइन बना दी और इसको लेबल कर दिया AB। सर हमने पढ़ा है नॉर्मल गुड के केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा, ये मैंने डिमांड कर्व डाउनवर्ड बना दिया। ठीक है, और इधर लिख दिया डिमांड कर्व, और आगे नेगेटिव साइन बना दी ताकि आपको याद रहे। वैसे पेपर में जरूरत नहीं है, आपको याद रहे कि नेगेटिव साइन इसलिए बनाइए क्योंकि नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, पेपर में नहीं करना। तो मैंने पहले दो नॉर्मल कर्व्स बना दिए। AB जो है ये मेरी बजट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हर इंसान का बजट फिक्स है। और नॉर्मल गुड का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि जब प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो बजट लाइन टिल्ट मारेगी किधर? टिल्ट मारेगी लेफ्टवर्ड, क्योंकि जब एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो एक्स के लिए मेरा बजट कम हो गया, तो कुछ भी नहीं करता। ये मैंने बजट लाइन को लेफ्टवर्ड टिल्ट मारा। किधर टिल्ट मारा? ये मैंने बजट लाइन को मारा है किधर टिल्ट? लेफ्टवर्ड टिल्ट मारा है। देखो आप गौर करो, अब मैं ऑरेंज पेन यूज कर रहा हूँ, ये बजट लाइन ने मारा है लेफ्टवर्ड टिल्ट। किधर टिल्ट मारा है बेटा? ये बजट लाइन ने मारा है लेफ्टवर्ड टिल्ट। ठीक है, अब मुझे जरा याद दिलाओ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता था। तो आपको याद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहां पे इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट मारता है। तो अब देखो ये मेरा इनडिफरेंस कर्व हो गया, और जहां पर ये टेंजेंट मार रहा है वो ये वाला पॉइंट है, ऐसा ही है। अभी मैं पुरानी बजट लाइन की बात कर रहा हूँ। ये मैंने पुरानी बजट लाइन पे एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, और जहां पे पुरानी बजट लाइन और पुराना इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है वो इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा ही है भाई। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा वो मेरा इक्विलिब्रियम होगा। सही लिखा है मैंने, जहां पे मेरे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा वो मेरा इक्विलिब्रियम होगा। अब यहाँ से नीचे ले जाके मैं, नीचे ले जाके यहाँ से मैं नीचे अगर एक लाइन खींचता हूँ, तो एक जगह पे डिमांड कर्व पे टच हो रही है, तो जहाँ डिमांड कर्व पे टच हो रही है वहां से लेफ्ट पे देखें मैं प्राइस निकाल रहा हूँ। तो मैं इधर लिख दूं प्राइस P और क्वांटिटी Q। ठीक है, और ये डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं करा। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, वहां से नीचे लाइन मैंने खींची तो क्वांटिटी आई। जहाँ डिमांड कर्व पे टच हुआ वहां से डिमांड कर्व पे पॉइंट निकाला, और लेफ्ट पे मैंने प्राइस निकाल दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई नई बात नहीं करी। क्लियर? अच्छा अब मुझे बताओ, जब प्राइस बढ़ेगी
तो एक्स के लिए बजट कम होगा, जिसकी वजह से बजट लाइन ने लेफ्टवर्ड टिल्ट मारा फ्रॉम ए बी टू ए सी। ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, अब पुरानी बजट लाइन थी ए और बी। पुरानी बजट लाइन ए बी थी, पुराना इंडिफरेंस कर्व आई सी था। पुरानी बजट लाइन ए बी थी, पुराना इंडिफरेंस कर्व आई सी था, पुराना इक्विलिब्रियम ई था। अब मुझे बताओ, जब प्राइस बढ़ी एक्स की तो एक्स के लिए बजट कम हुआ, बजट लाइन ने लेफ्टवर्ड टिल्ट मारा। तो अब नई बजट लाइन हो गई है ए और सी। तो जब नई बजट लाइन होगी तो नया इक्विलिब्रियम भी तो आएगा ना। नए बजट के मुताबिक नई क्वांटिटी आएगी एक्स की, तो नया इक्विलिब्रियम आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नई वाली बजट लाइन पे एक और इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा। देखो मैंने एक और इंडिफरेंस कर्व बना दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने नई वाली बजट लाइन के ऊपर एक और इंडिफरेंस कर्व बना दिया। नई बजट लाइन, नया इंडिफरेंस कर्व। तो सर जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा वो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम होगा। ऐसा ही है भाई, देखें। जहां पर मेरी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है वो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम होगा। तो वहां से अगेन जब मैं नीचे लाइन खींचूंगा तो जहां डिमांड कर्व पे टच होगा, यहाँ से मैं नीचे लाइन खींचूंगा, जहां डिमांड कर्व पे टच होगा वहां से प्राइस और पॉइंट आ जाएगा। तो आप देखो, जहां डिमांड कर्व पे टच हुआ वहां से प्राइस आ गई, और ये पॉइंट बी आ गया, और ये क्वांटिटी, नई वाली क्वांटिटी आ गई। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अब मुझे बताओ, ये जो ए से बी पर हो रही है इसको हमने ए एस में सीखा था। ये जो ए से बी पे पॉइंट चेंज हो रहा है इसको क्या कहते हैं? ये जो ए से बी पे पॉइंट चेंज हो रहा है इसको क्या कहते हैं? ए एस में मैंने सिखाया था। ये जो पॉइंट ए से बी पे चेंज हो रहा है इसको क्या कहते हैं? देखो, आंसर करा है एक लड़की ने कि इसको मूवमेंट कहते हैं सर। ठीक है। तो क्या आपको डायग्राम बनाना आई? डायग्राम कैसे बनानी है आपने देखा? डायग्राम बनाना बाकी सबको समझ आई? अभी मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, एक और डायग्राम बनाऊंगा तो और मजीद क्लियर हो जाएगा। यस, इट्स कॉन्ट्रैक्शन। बाकी बच्चों को ये डायग्राम समझ आई? क्या करा हमने? इज इट क्लियर गाइस? क्लियर, ओके। अब आप सुनना, अब एक और चीज मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। जब मैं दो इक्विलिब्रियम्स को ज्वाइन करूंगा, जब मैं इन दो इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करूंगा ना तो एक कर्व बन जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? जब मैं इन दो इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करूंगा, जब मैं इन दो इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करूंगा तो देखो एक कर्व बन गया, एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बन गई। जब मैं इन दो कर्व को ज्वाइन करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बन गई, और उस स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। जब मैं इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करूंगा तो एक कर्व बनेगा, और उस कर्व को क्या कहते हैं? उस कर्व को कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व, पीसीसी। क्या बोला? जब मैं इन दो इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करूंगा तो एक कर्व बनेगा, उस कर्व का नाम है प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्या नाम है उसका? प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्या बोला? जब मैं इन दो इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करूंगा तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, और उस कर्व का नाम है प्राइस कंजम्पशन कर्व। और जब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, उसको डिमांड कर्व बोलते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। ठीक है। ठीक है, जब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा जो कि डिमांड कर्व है, जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। राइट। अब अगर मुझे अब अगर मुझे वापस बता दूं एक बार, जब मैं दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, उस कर्व को कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब मुझे अगर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे करूंगा? आप गौर से देखिएगा। एक डायग्राम की एक्सप्लेनेशन मैं लिख रहा हूं, अगली वाली डायग्राम मैं बनाऊंगा, अगली की एक्सप्लेनेशन आप घर से खुद लिखेंगे। ठीक है। पहली डायग्राम की मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। मैं सुकून से लिखूंगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप रिलैक्स करें। ओके। सबसे पहले मैं लिखूंगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम कौन सी पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होता है। तो लिखूं, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर equilibrium is a point where indifference curve equilibrium is a point where indifference curve
is tangent to the budget line. Equilibrium is a point where indifference curve is tangent to the budget line at a point on demand curve, at a point on demand curve with given price and quantity, with given price एंड गिवन क्वांटिटी। सर इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होती है, और वहां से डिमांड कर्व के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है और एक प्राइस आ जाती है और एक क्वांटिटी आ जाती है। पहली वाली लाइन का ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होता है, वहां से डिमांड कर्व के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है और उसके साथ साथ एक प्राइस एक क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, अब हम ग्राफ को समझाएंगे। इनिशियली इनिशियली initially the budget line initially the budget line was AB, being tangent with the indifference curve, being tangent with the indifference curve IC, being tangent with the indifference curve IC, forms an equilibrium point E, forms an equilibrium point E with a point A on the demand curve, with a point A on demand curve, with a point A on demand curve, with given price and क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि अभी बजट लाइन ए बी है, अभी बजट लाइन ए बी है और इंडिफरेंस कर्व आई सी है, और जहां पे ये दोनों टेंजेंट हो रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है, वहां से डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट ए आ गया विद अ गिवन प्राइस एंड गिवन क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगा कि हुआ क्या है, प्राइस बढ़ी है उससे बजट लाइन पे क्या इफेक्ट है, उससे डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट है, अब वो बताएंगे। तो अब इसको क्या बताएंगे, अब इसको बताएंगे हम लोग एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एग्स। अब इसको हम लोग बताएंगे एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एग्स विल रिड्यूस आवर बजट। अगर एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो एक्स के लिए बजट कम हो जाएगा। तो एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स विल रिड्यूस आवर बजट, कॉजिंग, बजट कम होगा तो टिल्ट मारेगी ना, कॉजिंग अ लेफ्ट वर्ड्स, कॉजिंग अ लेफ्ट वर्ड्स टिल्ट इन बजट लाइन फ्रॉम ए बी टू ए सी। इसकी वजह से बजट लाइन ने टिल्ट मारा है ए बी से ए सी पर। देखो, बजट लाइन पहले ए बी थी, अब बजट लाइन ने टिल्ट मारा और ए सी हो गई, ऐसा ही है। बजट लाइन ने टिल्ट मारा फ्रॉम ए बी टू ए सी। अब जब नई बजट लाइन है तो नया इंडिफरेंस रफ होगा, कॉमा बीइंग टेंजेंट विद न्यू इंडिफरेंस कर्व, कॉमा बीइंग टेंजेंट विद न्यू, मेरा जगह खत्म है नीचे जा रहा, कॉमा बीइंग टेंजेंट विद न्यू इंडिफरेंस कर्व आई सी वन, आई सी वन forms a new equilibrium point, forms a new equilibrium point, forms a new equilibrium point E1 with the new given price, sorry, point E1, point E1 uh, with a new point, जब with a new point B on the demand curve, with a new point B on the demand curve। ठीक है, with new given price
एंड क्वांटिटी। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब बजट लाइन चेंज होके ए बी से ए सी हो गई है, और नया इंडिफरेंस कर्व आई सी वन हो गया है। और जहाँ पे न्यू बजट लाइन ए सी और न्यू इंडिफरेंस कर्व आई सी वन टेंजेंट होगा, उसको न्यू इक्विलिब्रियम बोलेंगे। वहां से नीचे आ जाएगा न्यू पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, और वहां से आ गई न्यू गिवन प्राइस और न्यू गिवन क्वांटिटी। ये पूरा ग्राफ हमने समझा दिया। अब जो समझाने की बात रह गई है वो हमारी ये वाली बात रह गई है, तो अब इसको बताएंगे हम लोग। क्या बताएंगे? अब हम लोग बताएंगे। थस joining joining the two equilibrium point, joining the two equilibrium point on the budget line, on the budget line forms an upward sloping curve, forms an upward sloping curve known as price consumption curve, known as price consumption curve, PCC। ठीक है? And joining the two points A and B, and joining the two points A and B, जब उन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा, उसको डिमांड कर्व कहते हैं। फॉर्म्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, forms a downward sloping demand curve, forms a downward sloping demand curve representing representing a negative relationship between price and quantity demanded। ठीक है, पहली डायग्राम आपके सामने बना दी है और पहली डायग्राम की पूरी एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, फिर मैं दूसरे केस पे जाता हूँ, वापस डायग्राम बनाऊंगा और एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखेंगे। ये केस क्लियर है आपको? जी, पहला केस क्लियर है। शोएब प्लीज फोकस ऑन दी अदर केस, सेकंड केस पे फोकस करिएगा गौर से। पहला केस क्लियर है? पहला केस क्लियर है? प्लीज एवरीवन, एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्लियर, ओके। ओके, अब मैं सेकंड केस की तरफ जा रहा हूँ। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स दी सेकंड केस। नाउ आई वुड बी रिक्वायरिंग योर हेल्प। ओके, सो सेकंड केस इज decrease in price, decrease in price in case of normal good। So let's remind what are the steps. First, we have to check what is the effect of price on the budget line, and then on the good. First of all, we have to check what is the effect of price on the budget line and then on the good. So let's check. This time there is a fall in price. So अगर गुड एक्स की प्राइस कम होती है तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और मेरा एक्स के लिए बजट बढ़ जाएगा क्योंकि एक्स सस्ता हो गया है वाई के मुकाबले में। तो जब बजट बढ़ेगा तो इस बार बजट लाइन, दिस टाइम नाउ द बजट लाइन विल टिल्ट टुवर्ड्स राइट वर्ड्स।
So this is the effect on the budget line. ठीक है. Then we have to check what good it is. So it is a normal good. Now we will check what good it is. It is a normal good. Normal good is a good which follows law of demand. I don't think so. Now I need to write. So price has this time reduced. तो price कम होगी तो quantity demand बढ़ जाएगी. Again, there is an existence of negative relationship. You guys should remember this thing. The normal good follows law of demand. So again, we will create a downward sloping curve. Okay. Okay. So now it's time to make the diagram. Okay. Now, first of all, we have to do the labeling. Okay. So we have to do the labeling first of all, right? So let's label. Okay. So the above graph is of budget line. So ऊपर आ गया गुड वाई की क्वांटिटी, नीचे आ गया गुड एक्स की क्वांटिटी, फिर इसके बाद आ गया प्राइस ऑफ एक्स, नीचे आ गया क्वांटिटी ऑफ एक्स. ठीक है. ओके गाइस, नाउ रिमेंबर budget line is a straight line. So this line is my budget line. This straight line is my budget line. एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड. तो ये मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया, इसको डिमांड कर्व कहते हैं. तो ये बजट लाइन हो गई ए और बी, और ये डिमांड कर्व हो गया डी. राइट. शोएब, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो. ओके. नाउ एज वी कैन सी के गुड एक्स सस्ता हो गया है, गुड एक्स की प्राइस कम हो गई है, तो गुड एक्स के लिए बजट बढ़ जाएगा. तो आप देख सकते हैं बजट लाइन विल नाउ कॉज अ राइटवर्ड टिल्ट. तो ये बजट लाइन ने राइटवर्ड टिल्ट मारा है फ्रॉम ए बी टू ए सी. नाउ equilibrium, what is equilibrium? Equilibrium is the point where indifference curve is tangent to the budget line. So now I'm making the equilibrium. So this is my indifference curve, right? जहां पर ये टेंजेंट हो रहा है वहां से नीचे लेके जाऊंगा, जहां पे ये टेंजेंट हो रहा है वहां से नीचे लेके जाऊंगा, तो जहां डिमांड कर्व पे टच होगा वहां से प्राइस क्वांटिटी आ जाएगी. ऐसा ही है. तो आप देखें ये इंडिफरेंस कर्व हो गया आपका. जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होंगी वो इक्विलिब्रियम होगा. वहां से नीचे डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, और एक प्राइस आ जाएगी और एक क्वांटिटी आ जाएगी. शोएब, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? गाइस, एनी प्रॉब्लम? नो. ओके. अब जब नई बजट लाइन है, नई बजट लाइन हो गई है आफ्टर द प्राइस चेंज ए सी, न्यू बजट लाइन इज ए सी. तो नाउ द न्यू बजट लाइन. हाँ, मैं आ रहा हूँ. अभी पराठा नहीं बना रही. न्यू बजट line will be tangent to the new indifference curve. New budget line will be tangent to the new indifference curve. अब न्यू बजट लाइन है तो न्यू इंडिफरेंस कर्व आई सी वन बना दिया, और जहां पर ये टेंजेंट होगा वो आपका न्यू इक्विलिब्रियम होगा. ऐसा ही है. तो सर ये न्यू बजट लाइन न्यू इंडिफरेंस कर्व के साथ इस ई वन पे टेंजेंट हो रही है. यहां से नीचे अगर मैं लेके जाता हूं तो जहां ये डिमांड कर्व पे टच होगा वहां से देखो शोएब न्यू प्राइस आ गई. देखो ये न्यू पॉइंट बी आ गया, ये न्यू प्राइस आ गई, और ये न्यू क्वांटिटी आ गई. तो अब आप देख सकते हैं, यू कैन सी प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है. तो जो नीचे वाला ग्राफ है, नीचे वाला ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, ये वाला ग्राफ. और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये बता रहा है कि एक्स के लिए बजट बढ़ गया है. देखें आप, एक्स के लिए बजट बढ़ चुका है. देखें ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये बता रहा है कि एक्स के लिए बजट बढ़ चुका है. तो जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, जो ये वाला ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ, ये आपको बजट के हिसाब से बता रहा है कि एक्स के लिए बजट बढ़ गया है. और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये नॉर्मल नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अब आखिरी बात, एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, कोई बच्चा याद दिलाएगा मुझे मैं क्या चीज भूला हूँ? एक और कर्व बनेगा, वो कैसे बनेगा मुझे कोई बच्चा याद दिलाएगा? पीसीसी. गुड. So when I will join these two equilibrium points E and E1, a new curve will be formed which is known as price consumption curve. When I will join the two equilibrium point, a new curve will be formed, a new upward sloping curve will be formed which is known as PCC, price consumption curve. So guys, any problem? Any problem? No?
ओके, स्टेप्स ऑन हाउ टू मेक डायग्राम। वैसे तो I do this thing on O levels. I do this thing on O levels. This is the first time I am writing this for A2. So सर पहला इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट होता है ओल्ड बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले ओल्ड बजट लाइन, ओल्ड इंडिफरेंस कर्व, ओल्ड इक्विलिब्रियम, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी एंड ओल्ड पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। पहले क्या करना है? पहले ये सब मार्क करना है, पुरानी बजट लाइन, पुराना इंडिफरेंस कर्व, पुराने इक्विलिब्रियम, वहां से न्यू ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी और ओल्ड पॉइंट होगा डिमांड कर्व पे। फिर आप बताओगे न्यू बजट लाइन, न्यू इंडिफरेंस कर्व, न्यू इक्विलिब्रियम आफ्टर चेंज इन प्राइस, आफ्टर चेंज इन प्राइस नया इक्विलिब्रियम, नई बजट लाइन, नया इंडिफरेंस कर्व क्या है, और वहां से आप निकालोगे न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी और न्यू पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप उसके बाद आप क्या बताओगे? लास्ट थिंग, पीसीसी। उसके बाद आप बताओगे प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, so this is what I had planned for today. Now this second diagram you guys will explain, and I guess the explanation is written in the graph. I guess the explanation is written in the graph. So yeah, you can write it and then you can check it yourself. Yeah, अगर आप कहीं फंस जाओ, if you get stuck at some point, you can always text me. ठीक है, so that's it for today. Thank you.